नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम जॉर्ज सिमेल, जिन्हें जीमेल भी लिखा जाता है, पे चर्चा करेंगे। इनके जीवन परिचय, इनकी प्रमुख पुस्तकें, स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है, इनका फॉर्मल सोशियोलॉजी, फॉर्मल स्कूल जिसे कहते हैं, संघर्षवादी विचार धारा भी इनकी क्या रही है, नगरीय अध्ययन भी इन्होंने थोड़े बहुत किए हैं, सामाजिकता की अवधारणा पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो आज इस क्लास में हम इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। ये इनका जन्म है वो 1 मार्च 1858 को हुआ था। तो इनको हम समाजशास्त्र के प्रारंभिक विचारकों में काउंट कर सकते हैं। 1858 को ही इमाइल दुर्खिम का जन्म हुआ था और जर्मन के बाद 1864 में मैक्स वेबर का जन्म हुआ था। तो जॉर्ज जीमेल और टोनीज है और मैक्स वेबर है, ये लगभग समकालीन रहे हैं। तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ। मूल रूप से ये एक दार्शनिक है, समाजशास्त्री कम है, दार्शनिक ज़्यादा है। इनका जन्म जर्मनी में बर्लिन के अंदर एक यहूदी परिवार में हुआ। इनकी जो कॉलेज की शिक्षा है वो हेम्बोल्ट विश्वविद्यालय से, जो बर्लिन में स्थित है, में इन्होंने दर्शन शास्त्र और इतिहास से क्या किया, स्टडी किया है, दर्शन शास्त्र और इतिहास। तो दर्शन शास्त्र इनका मूल विषय है और इसी विषय से, दर्शन शास्त्र से ही 1881 में इन्होंने पदार्थ के कांतियन दर्शन किसे कहा जाता है, जो एम्यूअल कांट का दर्शन है उसे कांतियन दर्शन कहा जाता है। तो इस पे इनकी डायरेक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री है वो रही है और ये एम्यूअल कांट से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। जो इनकी शोध का विषय था वो था द नेचर ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू कांट्स फिजिकल मेनोडोलॉजी। तो इसे लिए इनको क्या कहते हैं, सिमेल को नया कांत कहते हैं, न्यू कांत कहा जाता है। इनको कांट भी लिखते हैं और कांत भी लिख देते हैं। और बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया। क्या किया, दर्शन शास्त्र का अध्यापन इन्होंने प्रारंभ किया। तो इनकी जो मूल पहचान है वो किस कारण है, वो उनकी स्वरूपात्मक संप्रदाय जिसे हम कहते हैं। जब समाजशास्त्र की विषय वस्तु की हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, एक समन्वयात्मक संप्रदाय। तो समन्वयात्मक संप्रदाय क्या मान के चलता है, समन्वयात्मक संप्रदाय है वो मान के चलता है कि जो समाजशास्त्र है वो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है और उसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, सबका समन्वय करने वाला विज्ञान है। तो इसके कौन थे, गिन्सबर्ग। ये किसने दिया था, गिन्सबर्ग ने यह अवधारणा दी थी, या इसके जो प्रतिपादक है, जनक है, वो गिन्सबर्ग माने जाते हैं। दूसरा संप्रदाय है वो है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसपे हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये इनका मुख्य योगदान रहा है समाज में, शास्त्र में। इसके अलावा महानगर, शहरी या नगरीय समाजशास्त्र, सांकेतिक अंतःक्रियावाद, सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण पर भी इन्होंने कार्य किया है। पॉल रोक ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में इनको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जनक कहा है। क्या कहा है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जनक कहा है। किसने, पॉल रोक ने कहा है। वैसे किसे कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को, जनक के तौर पे किसको कहेंगे हम, ब्लूमर को, गोफमैन को, या किसी और को? तो इसका आप खुद सोच सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन पॉल रोक ने कहा है। वैसे इनको सिमेल को नहीं माना जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जनक। तो इन्होंने ऑर्थर शोपेनहावर और फ्रेडरिक नीत्शे के दर्शन पे भी काफी कुछ लिखा है। तो ये मैक्स वेबर है वो समाजशास्त्र में सूक्ष्म स्तरीय या अंतःक्रिया के समाजशास्त्र के लिए इनकी पहचान है। तो हम जीमेल को भी अंतःक्रिया के अध्ययन के तौर पे देखते हैं और सूक्ष्म स्तरीय समाजशास्त्री के तौर पे देखते हैं। एडमर हर्सल से भी ये प्रभावित रहे हैं और रॉबर्ट पार्क और लेविस कोजर इनसे प्रभावित रहे हैं। रॉबर्ट पार्क, जिनको हम नगरीय समाजशास्त्र के जनक के तौर पे जानते हैं, वो जॉर्ज सिमेल से प्रभावित रहे हैं। और लेविस कोजर जो संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों की चर्चा करते हैं, वो इन्होंने किससे ग्रहण की है, सिमेल से ग्रहण की है। तो बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। ये इन्होंने सिमेल, टोनीज और मैक्स वेबर और अन्य लोगों के साथ मिलकर 1909 में, कब, 1909 में
जर्मन सोसाइटी फॉर सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में जर्मन समाजशास्त्र का जर्मन समाज, हिंदी में इसको कहेंगे। ये सह संस्थापक रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? सिमेल, टोनीज, मैक्स वेबर, मुख्य रूप से ये 3 बड़े नाम हैं इसमें। तो आगे हम इनकी प्रमुख पुस्तकों पे एक बार नजर डाल लेते हैं और फिर एक एक करके इनके जो अवधारणाएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास है वो हमारा रहता है। तो जॉर्ज सिमेल को एक किसी विशेष संप्रदाय के साथ हम नहीं जोड़ सकते। वैसे तो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, लेकिन कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया है, तो इनको धीरे धीरे हम भुलाते जा रहे हैं। और क्योंकि ये खुद भी किसी एक विचारधारा से जुड़कर नहीं रहे, इन्होंने छोटे छोटे अध्ययन जरूर किए, लेकिन अपने आप को किसी एक विचारधारा में समर्पित है वो नहीं कर पाए। अगर इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है 1890 में जो इनकी पुस्तक आई है ऑन सोशल डिफरेंशिएशन, 1890 के अंदर। द प्रॉब्लम ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के दर्शन की समस्या, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, 1892 में ये इनकी पुस्तक आई है। इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ एथिक्स, ये 92-93 में इनकी पुस्तक आई है। क्या नाम है? द इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ एथिक्स, नैतिकता का विज्ञान, आचार का विज्ञान। द फिलोसफी ऑफ मनी, धन का दर्शन शास्त्र, द फिलोसफी ऑफ मनी, धन का दर्शन शास्त्र, 1900 में। मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, 1903 में, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903 में। फिलोसफी ऑफ कल्चर 1909 में। संस्कृति का दर्शन शास्त्र। इनके अलावा रेम्ब्राल्ड ऐसे इन फिलोसॉफी ऑफ आर्ट, फिलोसॉफी ऑफ आर्ट, कला का दर्शन 1916 में। फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी, फंडामेंटल क्वेश्चंस यानी बेसिक पर्सन, किसके? समाजशास्त्र के। समाजशास्त्र के मौलिक प्रश्न क्या है? 1907 में। द व्यू ऑफ लाइफ, द व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का दृष्टिकोण या जीने का दृष्टिकोण, 1918 में ये इनकी पुस्तक रही है। सोशियोलॉजी, ये जर्मन भाषा में लिखा गया है। क्या है? जर्मन भाषा में लिखा गया है। एक ये निबंधों का संकलन है, ये इनके द्वारा एक एडिट बुक है जो 1908 में प्रकाशित हुई। तो इसमें जो मुख्य इनके जो निबंध है वो इन्होंने इसमें संकलित किए हैं जो महत्वपूर्ण है। द स्ट्रेंजर, द सोशल बाउंड्री, द सोशियोलॉजी ऑफ द सेंसेज, द सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस, ऑन द स्पेटियल प्रोटेक्शंस ऑफ सोशल फॉरम्स, ये इनके निबंध है और ये इनके लेख हैं। इन आर्टिकल्स के जरिए ये पुस्तक है वो लिखी गई है। तो ये इनके प्रमुख किताबें थी और लेख थे। अब हम बात करते हैं इनका समाजशास्त्र में योगदान क्या रहा है। तो इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, फॉर्मल सोशियोलॉजी। इसको हम कहते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मल स्कूल। क्या बोलते हैं? फॉर्मल स्कूल बोलते हैं इसको। तो क्या हुआ, जैसे इस समय जब जॉर्ज सिमेल कार्य कर रहे थे, अध्ययन का कार्य कर रहे थे, तो उस समय साम्यवाद, प्रकार्यवाद, जिसे हम संतुलनकारी व्यवस्था मानते हैं, साम्यवाद और प्रकार्यवाद क्या है? समाज को एक संतुलनकारी व्यवस्था मानते हैं। इसको हम वृहत सिद्धांतों के तौर पे रखते हैं का बोलबाला था। ऑगस्ट काम्टे थे, स्पेंसर थे, इमाइल दुर्खिम रहे, इन सब ने प्रकार्यवाद और साम्यवाद का समर्थन किया है। तो इस विचारधारा को नहीं माना सिमेल ने। ये इन वृहत सिद्धांतों के विरोधी रहे हैं। कौन? जॉर्ज सिमेल। और इन्होंने इसके विपरीत स्वरूपात्मक संप्रदाय और संग्रह सिद्धांत
का समर्थन किया, इसलिए इनको संघर्ष सिद्धांत और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के जनक के तौर पे देखा जाता है, प्रणेता के तौर पे इनको देखा जाता है। संघर्ष की क्या परिभाषा दी है या अंत्यक्रियाओं की क्या परिभाषा दी है, दोनों को इन्होंने एक साथ ही समझने का प्रयास किया है। अंत्यक्रिया होती है, अंत्यक्रिया से सामाजिक संबंधों के स्वरूप बनते हैं और इन स्वरूपों में एक स्वरूप संघर्ष का भी होता है। तो दोनों को हम अलग अलग तौर पे नहीं देख सकते। संघर्ष की बात इन्होंने जरूर कही है, लेकिन किसके तहत? अंत्यक्रिया के तहत। इन्होंने कहा संघर्ष भी अंत्यक्रिया का एक स्वरूप है। स्वरूप के कब बनते हैं? ये मनुष्य जब एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया करता है, तब ये अंत्यक्रियाएं हैं वो क्या बन जाते हैं? स्वरूप बन जाते हैं। अब क्या स्वरूप कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, तो किसी के साथ अपना सहयोग होता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, किसी के साथ अपना झगड़ा हो जाता है, अंत्यक्रिया की है। अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो भी क्या है? अंत्यक्रिया ही तो है ना। अगर सहयोग कर रहे हैं तो भी अंत्यक्रिया है, अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो भी अंत्यक्रिया है। किस प्रकार की अंत्यक्रिया कर रहे हैं? धार्मिक कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं, आर्थिक कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं और इसे ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में जॉर्ज सिमेल ने शामिल किया है। और ये कहते हैं कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसका मूल आधार क्या है? समाजीकरण है। क्या है? समाजीकरण है। बोगार्ड्स ने कहा था कि सिमेल के स्वरूपात्मक संप्रदाय का मूल आधार क्या है? समाजीकरण है, क्योंकि अंत्यक्रियाएं होती है वो समाजीकरण की ही देन होती है। अब जन्म लेते ही जो एक भारत का नागरिक है वो मान लेते हैं किसी दुश्मन देश के साथ, समाजीकरण के जरिए उसकी अंत्यक्रिया कैसी होगी? परिवार के लोगों के साथ कैसे होगी? मान लेते हैं एक छोटा बच्चा होता है, आपने नॉर्मल आमतौर पे देखा होगा कि कुछ ऐसे घर होते हैं जिनके अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी बनती है और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके साथ अपने पड़ोसियों की अच्छी नहीं बनती। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, समाजीकरण से वो सीखता है, और जब वो 7-8 साल का हो जाता है तो वही बच्चा उनके साथ संघर्ष में आ जाता है और उनके साथ सहयोग में आ जाता है। यानी परिवार की जो विचारधारा है उसी को वो अपना लेता है। क्यों अपनाता है? समाजीकरण के द्वारा अपनाता है। तो यही बात सिमेल कहते हैं। तो इसका मूल आधार क्या हो जाएगा? समाजीकरण हो जाएगा। तो ये जो विचारधारा है, मैंने बताया कि दो विचारधारा है, एक स्वरूपात्मक और एक समन्वयात्मक विज्ञान। तो ये जो है जॉर्ज सिमेल, ये समाजशास्त्र को एक स्वरूपात्मक विज्ञान कहते हैं। इसको कहते हैं कि ये एक समन्वयात्मक विज्ञान नहीं है। तो जो विचारक स्वरूपात्मक संप्रदाय से है वो ज्यादातर किसके हैं? वो जर्मनी से संबंधित है। कौन कौन है? मैक्स वेबर है, टोनीज है, वान वीज है, वीरकांत है। ये सारे के सारे किसके समर्थक हैं? ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। इसको मैं शॉर्ट में याद करने का एक तरीका लिखता हूं, सिम्मे बिटा। सिमेल, मैक्स वेबर और वीरकांत, टोनीज, ये सब जर्मनी के हैं और ये सब किसको है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, जो समाजशास्त्र को क्या मानता है? एक विशिष्ट विज्ञान मानता है। जो समन्वयात्मक संप्रदाय है वो क्या कहता है कि समाजशास्त्र एक क्या है? सामान्य विज्ञान है। क्या है? सामान्य विज्ञान है। और जो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय वो क्या कहता है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान नहीं है, ये विशिष्ट विज्ञान है। जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र एक अलग विज्ञान है। इसकी विषय वस्तु है वो भिन्न है, सभी से मिक्स नहीं है। और समन्वयात्मक संप्रदाय क्या कहता है कि सबकी विषय वस्तु को लेकर समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? इस स्वरूपात्मक संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये जो संप्रदाय है वो जो सामाजिक संबंध होते हैं उनकी स्वरूप और अंतर्वस्तु को, फॉर्म्स और कंटेंट को अलग अलग मानता है, एक ही नहीं मानता है। मान के तौर पे ये बोतल है, तो ये क्या है? इसका एक फॉर्म है। किस प्रकार की फॉर्म है? ये एक बोतल की फॉर्म है। अब इसके अंदर क्या है?
जो स्वरूपात्मक संप्रदाय वो क्या कहता है कि हमें तो बोतल का अध्ययन करना है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर दूध है, इसके अंदर घी है क्या नहीं है, ये बदलता रहेगा, लेकिन ये जो इसका स्वरूप है, फॉर्म्स है ये बोतल की, ये हमेशा रहेगी। तो अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो कर पाएंगे। इसके अंदर आज कुछ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, तो हम इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर कंटेंट क्या है और ये स्वरूप, ये दोनों अलग अलग है। जो समन्वयात्मक संप्रदाय है वो क्या कहता है कि कंटेंट को जो अंदर है और इस स्वरूप को अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्वरूपात्मक संप्रदाय वो क्या कहता है कि ये जो स्वरूप है और इसके अंदर जो अंतर वस्तु है, जो कंटेंट है, वो क्या है, अलग अलग है। तो इन स्वरूपों में जरूरी नहीं कि जब अंतः क्रिया करते हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा सहयोग भी हो। क्या हो? हमेशा सहयोग भी हो, संघर्ष भी हो सकता है। जब हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं तो उसके साथ सहयोग होता रहता है। वो कोई ऐसी बात बोल देता है या हम ऐसी बात बोल देते हैं कि तुरंत है वो कन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो अंतः क्रियाएं हैं वो क्या है, सिमेल ने क्या कहा कि अंतः क्रियाएं हैं वो दोनों रूपों में, एक सहयोगात्मक रूप में भी है और असहयोगात्मक रूप में भी है। तो सभी अंतः क्रियाएं सामाजिक है। क्या है? सभी अंतः क्रियाएं सामाजिक है। तो संघर्ष भी एक अंतः क्रिया है, तो ये भी क्या है, सामाजिक है। संघर्ष में भी सामाजिकता का गुण पाया जाता है। ये सामाजिकता की अवधारणा है। वैसे सामाजिक दूरी का पैमाना था वो बोगार्ट्स ने दिया था, लेकिन एक अवधारणा के रूप में इसको अच्छे तरीके से सिमेल ने प्रस्तुत किया है। और संघर्ष भी क्या है, एकीकरण का एक तरीका है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि संघर्ष है वो समाज को एकीकरण नहीं करता है, वो बांटता है। लेकिन सिमेल ने पहली बार कहा कि जो कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो भी समाज में एकीकरण लाता है। और यही बात किसने कही थी? ये बाद में कही थी लेविस कोजर ने। संघर्ष के सकारात्मक प्रकार की जब बात करते हैं, सेफ्टी वॉल्व कहा था लेविस कोजर ने। तो लेविस कोजर है वो जॉर्ज सिमेल से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। संघर्ष को क्या कहा था? सेफ्टी वॉल्व कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? लेविस कोजर ने कहा था। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि संघर्ष है वो समाज के लिए अपरिहार्य है, ये जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो सहयोग का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पारक एवं बर्गेस, लेविस कोजर ने जो प्रकार्यात्मक संघर्षवाद जिसको कहते हैं, या संघर्ष के सकारात्मक प्रकार्यवाद का समर्थन किया है। तो संघर्ष का एक विचारधारा के रूप में जो शुरुआत है वो सिमेल से मानी जाती है। द्वंद्वात्मक पद्धति, जब संघर्ष की बात आती है तो द्वंद्वात्मक पद्धति तो होगी। द्वंद्व होगा तभी संघर्ष होगा, अगर द्वंद्व नहीं होगा तो संघर्ष होगा ही नहीं। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति समाज की उपज होते हुए भी समाज का विरोध करता है। क्या है? व्यक्ति होता है वो समाज की उपज है, लेकिन फिर भी वो समाज का विरोध करता है। जैसी कुप्रथाएं हैं, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, तो राजा राम मोहन राय किसकी उपज है? समाज की उपज है, लेकिन फिर भी उसने समाज का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो समाज की उपज है, लेकिन उन्होंने समाज द्वारा जो जातीय आधारित भेदभाव होता था उसका विरोध किया था। तो क्या है? व्यक्ति है वो समाज की उपज होते हुए भी उसका विरोध करता है। तो जहां सामंजस्य होगा वहां संघर्ष भी होगा, जहां दिन है वहां रात भी होगी, वहां सुख है वहां दुख भी होगा। ये दुनिया विपरीत चीजों से मिलकर बनी हुई है, समानता से नहीं चलती है। सारे एक जैसे हो जाएंगे तो ये दुनिया नहीं चलेगी। तो ये इनका जो संघर्ष प्रकार्यवाद है, इसके कुछ मुख्य तथ्य बताते हैं। वो वही है जो हम इनको पहले पढ़ चुके हैं, उसी का रूप ये है। तो इन्होंने 4 की फैक्ट बताए। क्या बताए हैं? प्रमुख तथ्य या की फैक्ट। क्या बताए हैं? की फैक्ट के नाम से हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि की फैक्ट कौन कौन से थे। तो नंबर 1 समाजीकरण, समाजीकरण के बाद में स्वरूप एवं अंतर्वस्तु, फिर सहयोगात्मक और असहयोगात्मक स्वरूप, और फिर सामंजस्य और सहयोग। तो ये 4 की फैक्ट है, प्रमुख तथ्य है कार्यवाद के।
तो उन्होंने कहा समाजीकरण होगा, अंतःक्रिया से स्वरूप भी विकसित होंगे। वो स्वरूप क्या होंगे? सहयोगात्मक और असहयोगात्मक हो सकते हैं। तो इससे समाज के अंदर सामंजस्य और संघर्ष भी होगा। तो ये इनके की फैक्ट हैं। अब है इनकी समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, समाजशास्त्र के को कितने भागों में विभाजित किया है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा तो वही है कि समाजशास्त्र मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो समाज की रचना व्यक्तियों की आपसी अंतरक्रिया के आधार पर होती है। किसका है? आपसी अंतरक्रिया, अंतःक्रिया या अंतरक्रिया। जब हम इससे क्या होंगे, इसको मैक्याइवर ने क्या कहा था? सामाजिक संबंध कहा था। क्या कहा था? सामाजिक संबंध कहा था। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो समाज में सबसे पहले क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। फिर उससे सामाजिक संबंध बनते हैं, फिर सामाजिक ग्रुप बनते हैं और फिर समाज बनता है। तो सिमेल ने इसको अंतःक्रिया को पकड़ा है और इसी प्रकार से मैक्स वेबर की छाप है उसमें देखी जा सकती है। किसने कहा था ये? मैक्स वेबर ने भी लगभग यही परिभाषा दी है। तो अंतःक्रिया को अंतःक्रिया के जो स्वरूप है उसको अंतर्वस्तु से अलग किया। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की ज्यामिति है। क्या है? सामाजिक विज्ञान है उनकी ज्यामिति है। ज्यामिति क्या है? एक रेखागणित का विषय। क्या है? एक रेखागणित का विषय, जिसको रेखागणित हम कहते हैं। तो इसी प्रकार से समाजशास्त्र भी सभी सामाजिक विज्ञानों की एक रेखागणित है। इन्होंने 3 प्रकार के समाजशास्त्र की चर्चा की है। एक सामान्य या ऐतिहासिक समाजशास्त्र। क्या? सामान्य या ऐतिहासिक समाजशास्त्र। तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का ऐतिहासिक अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है? ऐतिहासिक समाजशास्त्र है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है। दार्शनिक समाजशास्त्र, तो ये दार्शनिक है वो किसकी बात करते हैं? ज्ञान की। तो इसमें ज्ञान के समाजशास्त्र को शामिल किया जाता है। इस अमूर्त जो चीजें हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है जिसमें हम सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण माना है जॉर्ज सिमेल में। इसने कहा कि समाज जैसी कोई वस्तु यथार्थ रूप में नहीं है। बड़ी अजीब बात कहते हैं कि समाज जैसी कोई वस्तु यथार्थ रूप में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंतःक्रिया से बनती है। समाज किससे बनता है? अंतःक्रिया से बनते हैं। तो अंतःक्रिया है वो, उसको हम किसी धरातल पे नहीं देख सकते, यथार्थ रूप से हम उसको नहीं देख सकते, वो अमूर्त है। जो सामाजिक अंतःक्रिया है और उसके स्वरूप है वो क्या? अमूर्त है। तो इसलिए ये कहते हैं कि समाज जैसी कोई वस्तु यथार्थ रूप में नहीं है। आगे सामाजिक ज्यामिति और समूह के आकार। तो एक परिभाषा आपने यह प्रश्न सुना होगा कि आकार के आधार पर समूह का वर्गीकरण किसने किया है, या द्वैत समूह और त्रेत समूह की बात है वो किसने की है? तो इसका आंसर क्या होता है? जॉर्ज सिमेल ने की है। तो जॉर्ज सिमेल ने संख्या के आधार पर समूहों का सामाजिक समूहों का वर्णन किया है। एक डायड, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वय या 2 व्यक्तियों का समूह है। अब ये अपनी सामाजिकता की बात को यहां पे रखते हैं। इन्होंने सामाजिकता की बात को हर जगह लागू किया है। सामाजिकता एक गुण होता है जिसमें लोगों में अंदर क्या होता है? आप अपनत्व होता है, आपसीपन बहुत ज्यादा होता है। तो ये कहते हैं कि जब ये 2 व्यक्तियों का समूह होता है तो उसमें व्यक्तिकता बनाए रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग सहयोगी होते हैं। और अगर इसमें एक और शामिल हो जाता है तो हो सकता है समूह टूट जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं? जब एक व्यक्ति और मिल जाता है तो इसे त्रिक या ट्राइड्स कहते हैं। 3 व्यक्तियों का समूह है। तो जो कोई डायड समूह होता है तो उसमें प्लस में एक व्यक्ति और कोई जुड़ जाता है, तो कितने हो जाते हैं? 2 + 1 व्यक्ति, यानी 3 व्यक्ति हो जाते हैं। तो अब क्या होता है? 3 व्यक्ति, जब तीसरा व्यक्ति जुड़ जाता है तो उस ग्रुप के, उस समूह के अंतःक्रिया के स्वरूपों में परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं ना 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा। तो 2 की गुंजाइश कम रहती है, लेकिन तीसरा आ जाता है तो फिर आपसी सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
जब दो लोगों की दोस्ती होती है उसमें तीसरा आ जाता है ना कोई, तब खेल है वो बिगड़ जाता है। विशेष तौर से जब वैवाहिक संबंधों में इस प्रकार का होता है। हमने यूपी में अभी हाई लेवल में वो चीज़ें देखी कि जब दो पति पत्नी का एक युगम गुरु है, डायड समूह होता है, और उसमें जब वो तीसरा आ जाता है तो क्या हालत हो जाती है। तो अंतःक्रिया के स्वरूपों में परिवर्तन आने लगता है। निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से ऐसा आएगा। हो सकता है कि वो तीसरा आया है, यानी ये दो लोग हैं और जो तीसरा आया है वो इसके साथ ग्रुपिंग कर ले और इसको आउट कर दे ग्रुप से। तो इससे क्या होता है कि तीसरे व्यक्ति को बाहर भी किया जा सकता है। तो जब एक समूह में आकार बढ़ता जाता है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो उसको अधिक पृथक होगा, वो अधिक खंडित होने की उसकी संभावना अलग रहेगी। प्रत्येक सदस्य है वो उससे अलग जाने का प्रयास है वो कर सकता है। तो यहां पे दो तरीके की बात करते हैं, वो जार सिमेल है वो दो तरीके की बात करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को अस्पष्ट सिद्धांत कहा जाता है। एक तो वो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे समूह बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति को इससे अधिक लाभ होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। इससे क्या है, व्यक्ति जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। परिवार में अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो एक बच्चे पे निगरानी रहती है। अगर एक परिवार बहुत 50-60 लोग रहते हैं तो उसमें सब पे निगरानी रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब आप क्लास में पढ़े हो कभी, तो एक क्लास में 5 बच्चों की क्लास होती है तो सब पे निगरानी रखी जाती है, लेकिन अगर 50-60 बच्चे हैं तो सबकी निगरानी नहीं रखी जाती। उससे व्यक्ति पर नियंत्रण कठिन हो जाता है। और साथ में ये क्या कहते हैं कि इससे समाज को, व्यक्ति को लाभ होता है। और दूसरी ये क्या कहते हैं कि जैसे समूह बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें निर्व्यक्तिकता आने लगती है और तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तो इससे समाज को नुकसान होता है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि लाभ होता है, एक तरफ कहते हैं नुकसान होता है। तो ये दोनों ही बात है वो जार सिमेल करते हैं, इसलिए इनकी आलोचना भी होती है। मेट्रोपोलिस यानी महानगर पे इन्होंने क्या कहा, कुछ जगह मैंने देखा कि जॉर्ज सिमेल को नगरीय समाजशास्त्र के जनक के तौर पे प्रदर्शित किया गया। जाता है कि 1915 में नगरीय समाजशास्त्र के जनक है वो जॉर्ज सिमेल है। तो ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैं ज़्यादातर इग्नू की बुक्स पढ़ता हूँ। तो इग्नू की जो नगरीय समाजशास्त्र है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि रॉबर्ट पार्क नगरीय समाजशास्त्र के जनक हैं। कौन है? रॉबर्ट पार्क नगरीय समाजशास्त्र के जनक हैं। लेकिन कुछ जगह ये कहते हैं कि जॉर्ज सिमेल है, तो मैंने तो नहीं पढ़ा है रॉबर्ट पार्क, या हाँ रॉबर्ट जो पार्क है वो सिमेल से प्रभावित जरूर है। तो 1903 में इनका है महत्वपूर्ण कार्य द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। तो ये एक व्याख्यानों की एक श्रृंखला है और उसी से ये किताब प्रकाशित की गई है। तो ये शहरी जीवन के सकारात्मक परिवर्तनों की ओर ध्यान है वो आकर्षित करते हैं। और ये जो थे बाद में रॉबर्ट पार्क और शिकागो स्कूल है उस पे काफी प्रभावशाली ये रहे हैं। तो नगरों का जो वर्गीकरण किया है वो मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप से मिलता जुलता है, उसके ही होता है। तो ये क्या कहते हैं कि शहर है जोड़ने की बजाय क्या है, अलगाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने की बजाय अलगाव उत्पन्न करते हैं। इससे क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शहरों के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा होती है। जितना बड़ा शहर होगा, महानगर होगा जितना बड़ा, उसमें उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होगी और छोटे शहरों में कम होगी। लेकिन ये क्या कहते हैं, क्या होता है इसमें कि बड़े शहर है वो क्या होता है, इससे अलगाव उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति है वो क्या होता है, समय का गुलाम बन जाता है। क्या बन जाता है? समय का गुलाम बन जाता है। तो यानी उन्होंने सकारात्मक की बात की है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में, लेकिन साथ में इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है उन पे भी चर्चा की है। आगे है धन का दर्शन, द फिलोसफी ऑफ मनी। तो ये जो धन है उसकी बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं
कि जो चीज़ सहज प्राप्त हो जाती है, धन, मूल्य, तो वो मूल्यवान नहीं होती है, और जो चीज़ कठिनाई से मिलती है वो मूल्यवान होती है। और ये आमतौर पे हम देखते हैं कि जो चीज़ें अपने को सहज मिल जाती है उसके लिए हमारा कोई मूल्य नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है, आसानी से मिल जाती है, इसका कोई मूल्य, लेकिन हमने कोरोना में देखा कि जब इसको खरीदा गया था, ये सहजता से उपलब्ध नहीं हो रही थी मरीजों के लिए, तब इसका मूल्य बढ़ गया, यानी बहुत कठिनाई से ये मिल रही थी तो ये क्या हो गई थी, मूल्यवान हो जाती है। इसीलिए फ्री चीज़ की कभी कोई वैल्यू नहीं होता है, फ्री चीज़ की कोई कदर नहीं करता है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, सहजता से उपलब्ध हो जाते हो, तो वो भी आपकी कदर नहीं करता है। इसलिए दुनिया में एक नियम है, या आप एक नियम बना सकते हैं, किसी को आसानी से उपलब्ध नहीं होना है। अगर आप सहजता से उपलब्ध हो जाते हो तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, तो इसलिए अपने आप की वैल्यू को बनाए रखना जरूरी है। तो यानी कठिनाई से मिलना है, कोई ऐसा नहीं कि अपने को मूल्यहीन समझ ले। प्रत्येक इंसान अपने आप में मूल्यवान होता है, लेकिन हम अपनी कदर है वो खुद ही गिरा लेते हैं। तो आधुनिक समय में ये क्या है, मुद्रा है वो मूल्य का कार्य करती है, और इससे क्या होता है कि व्यक्ति मुद्रा का गुलाम बनता जा रहा है। आजकल क्या है, रिलेशन है। पहले जो रिलेशन थे वो क्या थे, पहले रिलेशन थे वो किसी बेमतलब के रखे जाते थे, लेकिन आजकल जो दोस्ती है वो किसके आधार पे देखी जाती है, वो मुद्रा के आधार पे देखी जाती है, मतलब से देखी जाती है कि ये अगर अपने काम का व्यक्ति है तब तो इससे हम मित्रता रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। आज की दुनिया में मुद्रा अपने आप में साध्य बन गई है, पैसा आज की दुनिया में साध्य बन चुका है, लेकिन एक्चुअल में पैसा या मुद्रा साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में हमने इसको क्या कर दिया, साध्य मान लिया। यानी पैसे को पाने के लिए आजकल हम देखते हैं कि एक बेटा है वो माँ का कत्ल कर देता है, पत्नी है वो पति का कत्ल कर देती है, पति है वो पत्नी का कत्ल कर देता है, भाई भाई का खून का प्यासा बन चुका है। यानी किसके लिए, पैसे के लिए, मुद्रा के लिए। तो मुद्रा क्या होगी, साध्य हो गई, और अन्य चीजें रिलेशन क्या हो गए, साधन हो गए। बल्कि होना इसका उल्टा होना चाहिए, पैसा है वो एक साधन होना चाहिए, रिलेशन साध्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मूल्य निर्धारण में वस्तु की कमी है, समय कितना लगता है, उसमें कौन से आने वाली कठिनाइयां हैं आदि को ध्यान में रखा जाता है। इन्होंने एक शहरी जीवन के बारे में कहा कि श्रम विभाजन और वित्तीयकरण है वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बात सामाजिक दूरी के हिसाब से भी वो कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक दूरी के आधार पर ये सामाजिक प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सामाजिक प्रकारों की बात करते हैं। जो सामाजिक रिलेशंस है वो दूरी के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक अजनबी है, एक गरीब है, एक दुशासी है, कुछ भी है, तो वो सब क्या है, सामाजिक दूरी के हिसाब से अलग अलग रिलेशंस होंगे। जैसे कि बात करें हम अजनबी की, तो अजनबी के बीच में सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा होती है। 1914 में ये इनका लेख है द स्ट्रेंजर, तो इसमें कहते हैं कि जो अजनबी होता है उसमें सामाजिक दूरी ज़्यादा होती है। तो अजनबी वह है जो सामाजिक दूरी के धरातल पे बहुत दूर है। क्या है, धरातल पे बहुत दूर है, लेकिन भौतिक दूरी कोई मायने नहीं रखती। याद रखना, भौतिक दूरी सामाजिक दूरी नहीं है। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, आपका पड़ोसी कौन है, अगर आप के लिए वो अजनबी है तो भौतिक दूरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम किसी रिलेशन में होते हैं, पारिवारिक रिलेशन में होते हैं या किसी लव रिलेशन में होते हैं, तब हजारों किलोमीटर की भौतिक दूरी भी कोई मायने नहीं रखती है। तब सामाजिक दूरी बिल्कुल निकट होती है, वो अपने लिए अजनबी नहीं होता है। आगे है गोपनीयता, ये भी इनका एक निबंध है। तो ये समूह के आधार पे कहते हैं कि छोटे समूह होते हैं उसमें क्या होता है, गोपनीयता कम होती है, और जैसे जैसे समूह बड़ा होता है
गोपनीयता बढ़ती जाती है। और ये कहते हैं कि आधुनिक जीवन में गोपनीयता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। विवाह जैसे अंतरंग संबंधों में भी गोपनीयता होती है और होनी भी चाहिए। अगर वैवाहिक संबंधों में गोपनीयता नहीं होगी, अगर सब कुछ, आजकल हम देखते हैं ना, कोई शादीशुदा होता है, जैसे आजकल इंडिया और पाकिस्तान में ये चल रहा है कि वहाँ से 4 संतानों की एक माँ है वो इंडिया में आती है, विवाहित है, और यहाँ से 2 बेटों की या 2 संतानों की माँ है वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये क्या है? अगर ये सब कुछ एक साथ थोड़ी हुआ, पहले से चल रहा था, तो पति पत्नी को पहले पता नहीं था। अगर ये पहले से पता होता तो, या पति पत्नी और के बीच में वो का अगर पहले से पता हो तो, गोपनीयता नहीं होगी तो, पारदर्शिता होगी तो वैवाहिक संबंध वो समाप्त हो जाएंगे या नीरस या उबाऊ हो जाएंगे। इसी प्रकार का इनका एक निबंध हो रहा है, फ्लर्टेशन, इश्कबाजी। तो इनका ये निबंध है महिलाएं कामुकता और प्रेम, वुमन सेक्सुअलिटी एंड लव। तो इसमें भी ये सामाजिक संपर्क के आधार पे इश्कबाजी की चर्चा है वो करते हैं। तो ये इश्कबाजी को परिभाषित किस प्रकार से करते हैं फ्लर्ट को, कि इश्कबाजी को खुश रहने के जुनून के रूप में परिभाषित करते हैं। और इसके साथ क्या है, इच्छा के साथ अंत के साधनों को भ्रमित करना है। इश्कबाजी क्या है? एक खुश रहने का जुनून है जिसमें अपने आप को या अन्य साधनों को भ्रमित किया जाता है। फैशन पे भी इन्होंने लिखा है, जार सिमेल ने किस पे लिखा है? फैशन पे भी लिखा है। और इसे क्या कहा है? यह सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप है। फैशन भी क्या है? सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप है। और ऐसा क्यों होता है? सामाजिक संबंधों का स्वरूप क्या होता है? क्योंकि फैशन कब होता है? जो मैंने फैशन को महसूस किया है वो ये है कि फैशन कब आता है, समाज में कुछ लोग होता है, जैसे कि अभी आज के तौर पे मैं देखूं तो जो कामकाजी महिलाएं हैं या जो नगरीय महिलाएं हैं, और एक ग्रामीण महिलाएं हैं जो नॉन कामकाजी है, वो घर का कार्य करती है, तो वो एक सिंपल से सूट में पहनती है। लेकिन कामकाजी महिलाएं हैं वो क्या करती है? वो अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए वो कहेगी मैं उनकी तरह अशिक्षित नहीं हूँ, मैं गांव की नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। तो इस प्रकार से कुछ अलग, यानी उससे हटकर, जो चलन में है उससे हटकर कुछ करने की चाहत है, उससे फैशन उत्पन्न होता है। और समाज भी ये इजाजत देता है, समाज भी व्यक्तिवादी होने की अनुमति देता है। तो ये है। और बाद में क्या होता है, रिटजर ने क्या कहा कि समाज फैशन करने वालों को नकलची समझता है। क्या समझता है? फैशन करने वालों को नकलची समझता है, इसलिए कुछ नयापन लाते हैं, ट्रेंड करते हैं। और ये मुख्य रूप से महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है कि ये तो चलन है वो काफ़ी हो चुका है, काफ़ी महिलाओं ने ये चीज़ें कर चुकी है या इस प्रकार की जो पहनावा है वो पहन चुकी है, हम कुछ अलग करेंगे। क्योंकि वो क्या हो जाएगा, रिटजर के अनुसार वो नकलची समझता है, इसलिए वो व्यक्ति कुछ अलग करने का प्रयास करता है। फॉरम्स ऑफ इंटरेक्शन, एसोसिएशन, तो वही बात है, सिमेल ने जो कार्य किया वो क्या है? सूक्ष्म स्तर का विश्लेषण है। और इसको इंटरेक्शन अंत्यक्रिया के माध्यम से बताया है। और अंत्यक्रिया है उससे अधीनता, सुपर कोऑर्डिनेशन यानी सहयोग, संघर्ष, सामाजिकता, विनिमय, इस प्रकार के गुण होते ही होते हैं। अधीनता के जरिए इन्होंने बताया कि जो मालिक और जो नौकर है, मालिक और नौकर, ये 5वीं शताब्दी में होते थे, 5वीं सदी में भी थी, 14वीं सदी में भी थे, और अब 19वीं या 21वीं सदी में भी है। अब ये क्या है कि मालिक और नौकर का संबंध तो पहले से ही था। ये जो मालिक और नौकर का जो संबंधों का एक स्वरूप है अंतःक्रिया का, वो तो है, लेकिन ये बदलता रहा है, ये बदलता रहा है। तो हमें बदलता का नहीं करना है, हमें तो मालिक और नौकर की अंतःक्रिया का अध्ययन करना है। हर रोज बदलता है तो उसको रोज अंतर्वस्तु का है उसे, तो हमें उसका अध्ययन नहीं करना है।
आगे है सुजनता या मिलनशीलता या सामाजिकता। तो इसमें क्या होता है कि समाज बनता है जब उसमें क्या होता है, समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, उच्च एकता है। क्या है? उच्च एकता होनी चाहिए, सामाजिकता अत्यधिक होनी चाहिए, इसी से समाज बनेगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिकता के प्रति आवेग होना चाहिए, इससे लोग है वो आकर्षित होते हैं और व्यक्तियों की जो एकांतता है वो एकजुटता में बदलती है। क्या है? एकांतता है वो एकजुटता में बदलती है। सामाजिक व्यक्ति कब होता है? जब वो दूसरों के साथ अंतःक्रिया करता है, तब व्यक्ति सामाजिक होता है। अगर अकेला रहेगा तो रह ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे वो क्या है, व्यक्ति है कि एकता, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो एकांकीपन अपना खत्म करना चाहेगा। जब आप के पास कोई और नहीं होता है तो आप 4-5 घंटे में उब जाते हो, अकेले नहीं रह सकते। फिर फोन पे किसी से बात करते हैं या किसी से मिलने के लिए जाता है, और आदमी 5-7 दिन अगर एक अकेला रह ले तो हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाए। तो इससे क्या होता है, एकजुटता में बदलता है। तो यही बात है वो जार सिमेल है वो कहते हैं। तो इन्होंने सामाजिकता को सौहार्दपूर्णता, प्रजनन, सौहार्द एवं सभी प्रकार के आकर्षण से प्रेरित सहयोग का खेल रूप। क्या है? सहयोग है एक दूसरे का। सामाजिकता क्या है? एक दूसरे का सहयोग है। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत हितों को थोड़ा सा त्यागना पड़ता है और समाज के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, सामूहिकता के लिए कुछ त्याग वो करना पड़ता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ये हमारा एप्लीकेशन है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट और हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।